नमस्कार जी, जे एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट सेकंड पेपर शिक्षा शास्त्र में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 शिक्षा तथा अधिगम की प्रक्रिया। ये इसका सेकंड पार्ट है और उसका भी ए सेक्शन है। क्योंकि इसमें हम थ्योरीज पढ़ेंगे तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसे मैंने और छोटा कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम अधिगम के व्यवहार परक में सिद्धांत। ठीक है, 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, व्यवहार परक, संज्ञानात्मक और सामाजिक सिद्धांत में सीखने के। तो फर्स्ट कैटेगरी है इसकी व्यवहार परक सिद्धांत में। ठीक है, तो व्यवहार परक थ्योरियां कौन सी हैं? फर्स्ट थ्योरी है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। यह सिद्धांत एडवर्ड ली थार्नडाइक ने दिया था। इस सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, SR थ्योरी तथा आवृत्ति के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एडवर्ड ली थार्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इसमें इन्होंने बिल्लियों पर प्रयोग किया था तथा अभ्यास द्वारा सीखने पर बल दिया था। ठीक है, थ्योरी तो आपने पहले पढ़ी ली होगी और प्रयोग भी बिल्लियों के पढ़ लिए होंगे आपने, तो उसको मैंने यहाँ डिटेल में नहीं बताया है। इन्होंने बताया अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जाता है। इसमें होने वाली त्रुटियों के निराकरण द्वारा सीखने पर बल दिया गया है। इस विधि द्वारा गणित तथा विज्ञान विषय को सीखने में मदद मिलती है। यह मनोविज्ञान की बहुत ही प्रचलित विधि है जिसका प्रयोग शिक्षा के लिए उपयोगी साबित हुआ है। ठीक है, ये प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत था। नेक्स्ट थ्योरी है स्किनर का सिद्धांत। स्किनर द्वारा प्रतिपादित सीखने का सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके सिद्धांत को रिक्त प्राणी अभिगम उपागम भी कहा जाता है। सीखने की व्याख्या करने के लिए इन्होंने अपने व्यवहार तथा उद्योग नहीं होगा, ये उपयोग होगा, ठीक है, या प्रयोग होगा, के बीच कार्यात्मक विश्लेषण पर अधिक बल डाला। इन्होंने सीखने की व्याख्या कुछ प्रमुख प्रत्ययों से की है। ठीक है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं देख लेते हैं। स्किनर द्वारा सीखने के प्रमुख संप्रत्यय हैं प्रतिवादी अनुक्रिया तथा क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। प्रतिवादी अनुक्रिया वो अनुक्रिया होती है जो उद्दीपक होता है वो शुरू से कर रहा होता है। ठीक है, जो अनुक्रिया उसकी आदत में होती है वो प्रतिवादी अनुक्रिया होती है। क्रिया प्रसूत अनुक्रिया हम उस अनुक्रिया को कहते हैं जो कि स्किनर के प्रयोग के बाद होने वाली क्रियाओं से होती है। ठीक है, टाइप S यानी स्टिमुलस टाइप और टाइप R रेस्पॉन्स टाइप। ठीक है, यानी उद्दीपक के आधार पर जो अनुबंधन होता है और रिस्पॉन्स के आधार पर जो अनुबंधन होता है। 2 कॉन्सेप्ट दिए इन्होंने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नियम दिए इन्होंने। एक इन्होंने स्किनर बॉक्स जो है उसकी रचना की, स्किनर बॉक्स बनाया जिसमें इन्होंने चूहों पर और कबूतरों पर प्रयोग किए। एक बॉक्स होता था जिसके अंदर लाइट लगी होती थी और उसमें एक खटका लगा होता था, यानी एक कुंडा लगा होता था जिसे खोलना होता था बटन की क्रिया से। बटन दबाकर उसको खोलना होता था। जो भी जानवर होता था उसको खोलने की क्रिया सीखता था, चाहे वो चूहा हो कबूतर हो। ठीक है, तो इस स्किनर बॉक्स को स्किनर बॉक्स नाम इनके स्टूडेंट्स ने दिया था। ठीक है, जो इनके छात्र थे उन्होंने इसे स्किनर बॉक्स का नाम दिया था। संचय रिकॉर्डिंग उस रिकॉर्डिंग को कहते हैं, ऐसी रिकॉर्डिंग जिसमें कि उद्दीपक की सारी एक्टिविटीज या क्रियाएं जो होती हैं उसकी जो पॉजिटिव एक्टिविटी होती है और जो नेगेटिव एक्टिविटी होती है, जो उसकी गलतियां होती हैं, वो सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। उसे संचयी रिकॉर्डिंग का नाम स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट है लीवर दबाने की अनुक्रिया का अनुबंधन। उन्होंने लीवर दबाने की जो क्रिया है प्राणियों के उसका अनुबंधन किया, मतलब उसको करना या उसकी कंडीशनिंग की जिससे कि जो कबूतर है या जो चूहा है वो लीवर दबाने की क्रिया को सीख गए। ठीक है, धनात्मक तथा ऋणात्मक पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या है? प्राणी को या जो उद्दीपक है उसको कुछ भी कार्य सिखाने के लिए जो चीज उसे पुरस्कार स्वरूप या दंड स्वरूप या उसको मोटिवेट करने के लिए दी जाती है वो पुनर्बलन कहलाता है। ठीक है, जो चीज पुरस्कार के रूप में दी जाती है वो धनात्मक पुनर्बलन होता है और जो चीज नेगेटिव होती है यानी ऋणात्मक रूप में दी जाती है, जैसे दंड या पीड़ा के लिए दी जाती है, वो ऋणात्मक पुनर्बलन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है दंड।
तो स्किनर ने दंड का एक अलग संप्रत्यय दिया है। पुनर्बलन अनुसूची वो है जिस अनुसूची में ये चीज रिकॉर्ड की जाती है कि उद्दीपक को कितनी बार पुनर्बलन रेनफोर्समेंट दिया गया है, किस प्रकार का रेनफोर्समेंट दिया है, कितने समय अंतराल में दिया गया है। एक ये चीज है शेपिंग। शेपिंग का मतलब क्या है? किसी चीज को एक शेप देना या आकार देना कि वो नीचे की तरफ जा रही है या ऊपर की तरफ जा रही है। स्किनर ने शेपिंग का यूज क्या किया है? जो अपना पुनर्बलन था उसकी मात्रा को घटाकर या बढ़ाकर उन्होंने प्रयोज्य को सिखाया है। ठीक है, उसका समय को घटाकर, उसकी मात्रा को घटाकर एक शेपिंग की है जिससे कि प्रयोज्य या तो उस चीज को सीख गया है या उस चीज को भूल गया है, तो इसे उन्होंने शेपिंग का नाम दिया है। ठीक है। विलोपन क्या है? जब किसी प्रक्रिया को करना प्रयोज्य को भूलना सिखाया जाता है, यानी उसका लोप किया जाता है। या तो रेनफोर्समेंट जो है, पुनर्बलन जो है उसको बंद करके या उसकी मात्रा कम करके, या पुनर्बलन जो है बार बार देने के कारण भी। नेगेटिव पुनर्बलन जब बार बार देंगे तो जो दीपक है उस कार्य को करना बंद कर देता है। ठीक है, तो कार्य को बंद करना मीन्स विलोपन होना, उसकी आदत में विलोपन हो जाता है। श्रृंखलाबद्धता, उन्होंने एक चेन बनाई है। चेन का क्रम जो है वो बताया है कि उद्दीपक को किस प्रकार से प्रक्रिया करनी है, इसकी एक श्रृंखला बनाई है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपने सारे संप्रत्ययों को, कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए प्रयोग किए हैं, तो उसको उन्होंने श्रृंखलाबद्धता का नाम दिया है। शाब्दिक व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो शब्दों के द्वारा प्रयोज्य करता है। जैसे कि हम डॉग्स को या कैट्स को सिखाते हैं ना, अप, सिट, है ना, कम, गो, ये सारे जो एक्टिविटीज होती हैं जो हम अपने जानवरों को, पालतू जानवरों को सिखाते हैं, ये सारी शाब्दिक व्यवहार के अंदर आती हैं। जब प्रयोज्य या जानवर या कोई इंसान भी यदि किसी शब्द के माध्यम से कोई कार्य करता है, ठीक है, कार्यक्रमिक सीखना यानी कार्य को करके सीखना। तो ये स्किनर की थ्योरी थी, ये यहाँ कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट थ्योरी है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। देखिए, वैसे तो ये सिद्धांत सबसे पहली अधिगम की थ्योरी है जो कि पावलव ने, इवान पेट्रोविच पावलव ने ये थ्योरी दी थी। इसमें उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ये तो सब आप जानते ही होंगे, ये आपने अपने सिलेबस में पढ़ लिया होगा। इसको मैं शॉर्ट में बताती हूँ। उन्होंने कुत्ते की जो है एक लार ग्रंथि को काट दिया था और उसके बाद उन्होंने उस पर प्रयोग किया। उसको भोजन जो है कंडीशनिंग के द्वारा दिया, प्रतिक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत उसको कंडीशनिंग की करके उसको भोजन दिया, लाइट दबाकर या फिर घंटी की आवाज से उसको भोजन देना शुरू किया, जिससे कि कुत्ते की आदत भी वैसी पड़ गई और कुत्ते की जो प्रक्रिया थी, जो प्राकृतिक प्रक्रिया थी, प्राचीन अनुकूलित प्रक्रिया थी, वो आनी शुरू हो गई। यानी भोजन, घंटी की आवाज सुन के कुत्ते ने लार बहाना शुरू कर दिया। इस प्रकार का उनका एक प्रयोग था। ठीक है, तो इसके द्वारा इन्होंने बताया कि आदत निर्माण जैसी प्रक्रिया इससे सिखाई जा सकती है। कृत्रिम उद्दीपक के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया धीरे धीरे आदत बन जाती है। ठीक है, तो जैसी हम प्रतिक्रिया करवाने की कोशिश करते हैं उसका रिस्पॉन्स वैसा ही आता है जानवर का। ठीक है, इसमें इस सिद्धांत को भाषा का विकास के लिए शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। यह मनोवृत्तियों का निर्माण करने में, मनोवृत्तियां यानी मानसिक वृत्तियां जो होती हैं। देखिए, लार बहना भी एक मानसिक वृत्ति है ना। तो जब हम किसी चीज को देखकर किसी एक मनोवृत्ति को करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हम छींकाने पे हाथ रख लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, या धूल का कण यदि हमारी आंख में चला जाए तो हम आंख बंद कर लेते हैं तुरंत से, तो ये हमारी मानसिक वृत्ति के कारण या मनोवृत्ति के कारण होता है। ठीक है, तो ऐसी आदतें जो कि मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा होती हैं उन्हें मनोवृत्ति कहा जाता है। तो ये सिद्धांत उस चीज के लिए सहायक है। ठीक है, इससे व्यक्तियों की बुरी आदतों को छुड़वाने में तथा अच्छी आदतें व्यवहार में लाने में मदद मिलती है। ठीक है, ये लेने होगा। सुलेख व अक्षर विन्यास जैसे विषयों
के शिक्षण में यह अधिक उपयोगी है। देखिए सुलेख में जब हम बच्चे को कोई चीज लिखना सिखाते हैं तो हम उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि लाइन के ऊपर नहीं लिखना, लाइन के नीचे नहीं लिखना, बीच में लिखना है, उसके नंबर कट जाते हैं अगर वो गलती कर देता है तो, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ये क्रिया संभव हो पाई है। ठीक है, पावलोवियन या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक। देखो इन्होंने इसमें कुछ तत्व दिए हैं। स्वाभाविक और अनुबंधित उद्दीपक की शक्ति। ठीक है, पहले तो इन्होंने दोनों चीजों को बताया, स्वाभाविक उद्दीपक क्या है और अनुबंधित उद्दीपक क्या है। स्वाभाविक वो है सॉरी जो नेचुरल है, और अनुबंधित वो है जो कि प्रयोग के बाद किया जाता है। ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक का समय, स्वाभाविक उद्दीपक तथा अनुबंधित उद्दीपन के युग्मन की बारंबारता, उसके पेयर को हम कितनी बार देते हैं। युग्मन मतलब होता है जोड़ा बनाना या पेयर। ठीक है, हम दोनों को जोड़े के साथ कितनी बार प्रयोज्य को देते हैं, ये चीज जो है ये इफेक्ट करती है। अब इसके तथ्य क्या हैं? उत्तेजन का नियम, आंतरिक अवरोध का नियम जो कि बाधा होती है उसके, बाह्य अवरोध का नियम, उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक का कालिक क्रम कि दोनों उद्दीपक किस कालिक क्रम के अकॉर्डिंग दिए जा रहे हैं। समकालिक क्रम जो समान काल का क्रम होता है, यानी समान समय में एक ही समय में उद्दीपकों को देना। विलंबित कालिक क्रम यानी टाइम के बाद किसी चीज को देना। संकेत कालिक क्रम केवल सिग्नल देना, एक साइन देना कि हम ये चीज दे रहे हैं और वो चीज देना नहीं है। ठीक है, तो ये होता है इसमें। पश्चगामी कालिक क्रम में उद्दीपक को भोजन देने के बाद उसको मतलब साइन दिया जाता है, जैसे कि भोजन देने के बाद घंटी बजाई जाती है या लाइट का प्रयोग भोजन देने के बाद किया जाता है। ठीक है, उद्दीपक सामान्यीकरण, एक परिस्थिति में जो चीज यूज करी जा रही है दूसरी परिस्थिति में भी वैसा होता है या नहीं, ये चीज देखना। जैसे कि पहले कुत्ते के साथ जो प्रयोग किया गया था उसमें उन्होंने घंटी की आवाज दी थी और बाद में उन्होंने लाइट जलाना स्टार्ट कर दिया, तो उद्दीपक का सामान्यीकरण दोनों परिस्थितियों में समान हुआ या नहीं, ये देखना। विभेदन यानी किसी चीज को छोड़ देना विभेदन कहलाता है। उच्च कोटि अनुबंधन यानी अनुबंधन जो है बहुत अच्छी तरह से होना। विलोपन और स्वयता लाभ यानी विलोपन कर लेता है और उसमें अपने आप से ही एक आदत जो है वो आ जाती है, उस चीज को बताया गया है। पुनर्बलन रेनफोर्समेंट जो भोजन या जो भी चीज कुत्ते को दी जा रही थी उसके बारे में बताया है। आभासी अनुबंधन यानी कोई भी चीज ना देकर उससे बॉन्डिंग कराई जा रही है, कोई अनुबंधन कराया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्लासिकी अनुबंधन में क्या क्या चीज थी, चार तत्व जो थे वो कौन से मेन थे। पहला था स्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है, स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? भोजन, और भोजन के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया क्या थी? लार आना। ठीक है, अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी की आवाज और अनुबंधित अनुक्रिया यानी लार आना। ठीक है, तो ये चारों चीजें जो थी इसमें मेन रूप से देखी गई थी इनके पावलोव के प्रयोग में। ये प्रयोग ये वाला जो सिद्धांत है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट थ्योरी है रॉबर्ट गेने की थ्योरी, ये भी जो है व्यवहारात्मक थ्योरी में आती है। ठीक है, अधिगम मानव संस्कार एवं क्षमता में परिवर्तन है, कुछ समय तक धारण किया जाता है तथा जो केवल वृद्धि की प्रक्रियाओं के रूप में ही आरोप्य नहीं है। गेने की इस परिभाषा में चार बिंदु स्पष्ट होते हैं। पहली चीज व्यवहार में परिवर्तन होता है, दूसरी चीज व्यवहार परिवर्तन संभाव्य है। ठीक है, इसकी संभावना होती है, परिवर्तन ज्यादा हो या कम हो ये नहीं देखा जा सकता, मतलब ये परिवर्तन के बाद ही पता चलता है। व्यवहार व क्षमता में होने वाले परिवर्तन दीर्घकालिक नहीं होते, ये बहुत ज्यादा समय तक नहीं होते हैं। ठीक है, अधिगम शब्द का प्रयोग क्षमताओं में लेने वाले उन परिवर्तनों के लिए नहीं होता जो परिपक्वता के कारण है। ठीक है, जो मैच्योरिटी होती है उसका कारण नहीं होते ये परिवर्तन। रॉबर्ट गेने के सिद्धांत में गेने ने शिक्षण को परिभाषित करते हुए कहा है, छात्र के लिए बाह्य रूप से अधिगम परिस्थितियों की व्यवस्था करना ही शिक्षण होता है। इस अधिगम परिस्थितियों की व्यवस्था में स्तरीकरण किया जाता है, यानी लेवल देखा जाता है। प्रत्येक अधिगम परिस्थिति
एक के लिए परिस्थिति के लिए उनकी पूर्व परिस्थिति छात्र के लिए आवश्यक होती है। यानी जो पहले की परिस्थिति है वो जरूरी होती है नई परिस्थिति बनने के लिए, जिससे धारण शक्ति विकसित होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात इन्होंने ये कही है अपनी पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग में, इन्होंने 8 प्रकार जो हैं वो बताए हैं, जिन्हें उन्होंने सरल से जटिल क्रम में देखा है। ठीक है, जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप सरल से कठिन क्रम में बताया है। देखो क्या है वो 8 परिस्थितियां। पहला है संकेत अधिगम, किसी भी चीज के संकेत के द्वारा सीखता है इंसान। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, कोई उद्दीपक उसके सामने रखा जाता है उसके प्रति वो अनुक्रिया करता है। श्रृंखला अधिगम, कोई भी चीज जब किसी क्रम में निश्चित होती है और बार बार होती है तब भी इंसान सीखता है। शब्द साहचर्य अधिगम, यानी शब्दों के माध्यम से सीखता है। विभेदी अधिगम, कोई चीज जब उससे के पास से हटा दी जाती है तब भी व्यक्ति सीखता है। प्रत्यय अधिगम, किसी कॉन्सेप्ट को वो सीखता है। अधिनियम और सिद्धांत, अधिनियम, नियम या सिद्धांत अधिगम, यानी कुछ नियमों या सिद्धांतों के माध्यम से सीखता है। यानी जो रूल्स और रेगुलेशंस दिए जाते हैं कि आपको ये करना है ये नहीं करना है। जैसे आर्मी में क्या होता है, रूल्स दे दिए जाते हैं, मतलब उनके बहुत सारी डिसिप्लिन जो होता है उसमें बहुत ज्यादा होता है, जिसके द्वारा इंसान वैसा ही डिसिप्लिन फॉलो करने लगता है ना। तो ये अधिनियम और सिद्धांतों के द्वारा सीखना हुआ। समस्या समाधान अधिगम, यानी किसी समस्या को दे दिया जाता है और उसका समाधान करने के लिए व्यक्ति सीखता है। इसके बाद है शिक्षण के घटक, रॉबर्ट गेनी के अनुसार इसमें दिए हैं कंपोनेंट्स, शिक्षण के उद्देश्य, अधिगम के स्वरूप और शिक्षण के स्तर में घनिष्ठ समानता। ठीक है, इसमें इन्होंने 4 चीजों को महत्वपूर्ण बताया है। इसके 4 पक्ष हैं। अधिगम जो है कौन करता है, छात्र के द्वारा होता है, छात्र अधिगम करता है। शिक्षक उसको शिक्षण देता है तब अधिगम की क्रिया होती है। इसके लिए एक विशेष पाठ्यक्रम होता है और इसका शैक्षिक आयोजन किया जाता है, यानी एक विशेष परिस्थिति में उसको सिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपकी व्यवहार पर एक थ्योरीज जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि वीडियो आगे तक पहुंचे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।